बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार है, यानी रोज़ेदारों के लिए अच्छी चीज़ यह है कि रोज़ा ठंडा गुजरेगा, अच्छा गुजरेगा, क्योंकि रमज़ान से कबल अगर हम देखें तो शहर में गर्मी की शिद्दत जो थी अच्छी खासी देखी जा रही थी और लोगों का अंदाज़ा ये था कि इस रमज़ान भी कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ है और हम देख रहे हैं कि जी रोज़े जो हैं वो खुशगवार अच्छे ठंडे गुजर रहे हैं। तो हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी मौसम इसी तरह से खुशगवार रहेगा, रोज़ेदार जो अच्छे तरीके से रोज़ा रख सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक तशवीशनाक सूरत हाल कोरोना की, जो कि केसेस हर रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर लोगों का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका फ़ायदा हमें ही होने वाला है। अगर हम एहतियात करेंगे तो हम महफूज से रह सकते हैं। प्रोग्राम में आगे चल के हमने आपको अपडेट रखना है तमाम तर सूरत हाल से, शहर के अस्पतालों की, कोविड के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, शहर की कुछ अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे, कुछ आपको बताएंगे शहर के हालात जो हैं वो जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस को बहाल किया गया। इसके साथ साथ शहर में हम जो देख रहे थे मुख्तलिफ रोड्स पर धरनों का सिलसिला जारी था, हालात काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। तो डिटेल्स में हमने आगे चल के ये तमाम चीज़ें जो है डिस्कस करनी है। आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज से। आज की पहली खबर हमारे पास है जी, 15 रुपए के लिए लोगों को भिखारी बना दिया गया। चीनी के लिए कतारों पर हाईकोर्ट का सख्ती से नोटिस। कोरोना के बाद जारी, गुलकार आसिफ मेहदी समेत 46 अफराद जान बहक। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई, स्पीडो मेट्रो बस सर्विस आज से चलेगी। और नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की कुरानदाजी, मुख्तसर मुद्दत में फ्लैट्स तैयार करेंगे वजीर आला उस्मान बुज़दार। सो ये है हमारी टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दुरे, क्या हाल चाल है आपके? दुरे नायाब, इन खबरों की तरफ हम आएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे शहर के हालात क्या हैं उनको। आज की लीड स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं जी, चीनी के लिए कतारों पर हाईकोर्ट का सख्ती से नोटिस। और इस वक्त हम आपको बताते रहते हैं कि शहर के रमजान बाजारों में, आम मार्केट में, रमजान बाजार, आम मार्केट, ये तो अपडेट करते ही रहते हैं। अकबरी मंडी में चीनी के लिए करियाना फरोशों की लाइन, ट्रक 1 घंटे में ही खत्म हो गया। क्या कहेंगे दुर्ना आप? मैं तो ये कहता हूँ हुकूमत की कोई भी ऐसी टाइम जो है, मौका है जिसमें आवाम को जलील और खार करने का वक्त जो है वो ना दिया जाए, ये जाने नहीं देते मौका। और सिर्फ आप इनकी अक्लमंदी का अंदाज़ा पंजाब हुकूमत की यहीं से देख लें कि 85 रुपये ओपन मार्केट में चीनी इनसे बिक नहीं पा रही थी। सही। उसके बाद रमज़ान बाजारों में 65 रुपये करके इतना गदर मचाने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ कोई इनसे ये पूछ लेता कि आखिर क्या इतनी एमरजेंसी थी। चीनी तो ब्लैक में 100, 110 रुपये, 115 रुपये फरोख्त हो रही थी और आपने उसको एक लॉक किया, उसकी कीमत को 85 रुपये मार्केट में फराहम कर दिया। वो भी नहीं कर सके, मुश्किल हुई। उस दौरान आपने अनाउंस कर दी थी कि रमजान बाजार में 65 रुपये मिलेगी, जो 85 मिलने के इम्कान थे वो भी बिल्कुल खत्म हो गए। अब बंदा इनसे पूछे कि ऐसी नाकिस प्लानिंग पंजाब हुकूमत को कौन सजेस्ट करता है, कौन कहता है और इसका इफेक्ट क्या हुआ है? इस वक्त पूरी ज़िला इंतजामिया, पूरी मशीनरी इतना दबाव का शिकार है कि ना उनसे चीनी हर तरफ शहर में चीनी चीनी चीनी, ना उनसे चीनी पूरी की जा रही है, ना वो मिल मालकान को इस हद तक प्रोडक्शन की तरफ और उसके बाद मार्केट में सप्लाई की तरफ ला पा रही है। एक मजबूरी है, आपकी इंतजामिया भी उतना ही कर सकती है ना जितना हकीकत और जितना हकीकी तौर पर आपके पास अवेलेबिलिटी है। आपने 85 रुपये का चलें स्टंट मार के 65 रुपये का तो ऐलान करके आपने कहा जी कि बड़ी हम तो 5 अरब और पता नहीं कितने अरबों रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि आप कर क्या रहे हैं। अब हालत इस वक्त ये है कि शहरी भी लाइनों में है, दुकानदार भी लाइनों में है, रिटेलर भी लाइनों में है। समझ नहीं आ रही कि चीनी किसको मिल रही है, कहाँ जा रही है। और डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, रमज़ान है, ज़ाहिर बात है कि रमज़ान में तो ऑलरेडी डबल की तरफ डिमांड होती है। तो ये बिल्कुल एक पूरा मुझे लगता है ये जो बहुत ज़्यादा शोर हर तरफ चीनी का है ना, लोगों में भी एक इस तरह भी कैफियत है कि ऐसा ना हो मार्केट से चीनी कहीं गायब हो जाए और ज़रूरत से ज़्यादा इसको खरीद के पैनिक शॉपिंग होती है। आप एक चीज़ बाजार से लेने जाती हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो चीनी है, चाहे कोई चीज़ है, और उसके बाद कोई आके कहता है कि जी ये तो नहीं मिल रहा, बस ये हवा निकलने की देर होती है और पूरे शहर में ये चीज़ हो जाती है जी कि ये तो खत्म होने वाली है। अच्छा, एक चीज़ समझ से बाहर है, ये जो अकबरी मंडी में करियाना फरोशों की लाइनें लगी हैं,
ऐसा क्यों है? ट्रक का आपका 1 घंटे में, आपके कमिश्नर साहब कह रहे हैं, आपकी इंतजामिया कह रही कि वाफर चीनी मौजूद है, किल्लत नहीं है, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप देखें ना, एडवांस हो रही है, पैनिक बाइंग हो रही है, और उसके बाद ये चीज़ सबको नज़र आ रही है कि पता नहीं अगर आपने आज चीनी लेके स्टोर ना कर ली तो कल शायद नहीं मिलेगी। जो आज ले रहा है और जिसकी ज़रूरत अगले हफ्ते की पूरी हो चुकी है वो रोज़ आ रहा है। तो इस चीज़ का भी इम्पैक्ट इस पर आ रहा है कि आप डेली बेसिस पे बाकायदा इसकी रेगुलर परचेजिंग कर रहे हैं एज ए दुकानदार, एज ए रिटेलर, और इसका दबाव जो है वो तमाम छोटे दुकानदारों पे, आम सार्फिन पे, रमज़ान बाज़ारों में, ओपन मार्केट पे आ रहा है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जितनी भी एफर्ट कर ले उसके लिए बड़ा मुश्किल है इन हालात में चीनी की दस्तरस जो है वो आम शहरियों तक फराहम करना। लाहौर शहर के बहुत सारे इलाके हैं ऐसे जहाँ पे चीनी शायद मिल रही हो, लेकिन वो इलाके जहाँ पे आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मुतवसत तबका है, गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे चीनी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जो शोर मचता है उसकी जो गूंज है वो आपको कल अदालत आलिया में भी सुनाई दी है, और उसमें तो कोई जवाब नहीं। फ़ायदा होगा जो अदालत की जानिब से नोटिस लिया गया है? क्योंकि ये तो मुझे एक इतना बड़ा मसला लग रहा है, पूरा साल होने पर आ गया है, ये चीनी का मसला हल नहीं होने पर आ रहा, बल्कि मज़ीद ही बिगाड़ की तरफ हालात जा रहे हैं। तो अब हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है, कोई फायदा होने वाला है? देखिए जी, ये सरकार जो है पंजाब हुकूमत की, वो एक चीज सीधी करती है तो 3 चीजें उल्टी हुई होती है, और इनकी किस्मत, यानी वही बात आ गई ना, नोटिस ना एग्जैक्टली किस्मत ऐसी होती है कि वज़ीर आला साहब जितनी ज्यादा एफर्ट करके 1-2 चीजों को हाईलाइट करवाते हैं कि हमने ये कर लिया, ये भी डिलीवर कर दिया, ये भी डिलीवर कर दिया, उसके साथ कुछ छोटा सा एक ऐसा इशू पूरे शहर क्या पूरे पाकिस्तान में उसकी गूंज सुनाई देती है। इस वक्त लाहौर शहर में सफाई का इशू आपसे सॉल्व नहीं हुआ था, अब इस सफाई पे आप काबू नहीं पा रहे थे तो अब आपको चीनी का इशू पड़ गया। चीनी के साथ कोरोना के अल्टीमेट और असरात हैं। तो 3-4 ऐसे महाज बने हुए हैं हुकूमत पंजाब के लिए जिस पर लड़ना जो है ना अब वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इतना प्रेशर का शिकार है कि मैंने तो उनकी हालतें देखी हैं, बेचारे किस तरह भाग रहे होते हैं। आपके तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, उनकी तमाम मशीनरी सारा दिन बाजारों के चक्कर लगा बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब आपने खुद ये चीज़ बताई और हमारे रिपोर्टर्स भी कवर करते हैं, हम रमज़ान बाजारों को भी कवर करते हैं, मार्केट को भी। आपने बताया अकबरी मंडी में भी शहजाद हमें अपडेट करते रहते हैं, कमिश्नर भी एक्टिव हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी एक्टिव है। चीनी एक कीमत पर फरोख्त नहीं हो पा रही है, हर मार्केट के लिहाज से कीमत का तयन हो रहा है। अब किसी स्टोर में चले जाएं वहाँ पे अलहदा से कीमत है। ये एक इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन गया जब आपकी पूरी मशीनरी, आपकी पूरी इंतजामिया भी मुतहर्रिक है? क्यों है ये इतना बड़ा चैलेंज? आप देखें ना, आपके पास थोड़ी सी एक मिकदार में एक चीज़ अवेलेबल हो, आप उसको 2 से 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। आप कहें कि ये 85 रुपये भी बिकेगी, ये 65 भी बिकेगी, आपको 1 सिटी 1 रेट इम्पोज करने में क्या इशू था? जो मैंने अपनी बात के आगाज से कहा कि ऐसी पुअर प्लानिंग हमने माजी में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी, और सिर्फ ये प्लानिंग का एक नाकिस अमल है कि पंजाब हुकूमत ने किसकी कहने पे ये फैसला किया, किसकी तजवीज़ थी, पूरी इंतज़ामिया को, पूरी अपनी गवर्नेंस को दाव पे लगा दिया। इस वक्त लाहौरिये जो हैं वो सड़कों पे तो जलील अलहदा हो रहे हैं, ट्रैफिक की वजह से जो हालात पिछले कुछ दिनों से रहे, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल रही, उसके बाद आपकी जो ट्रैफिक के कंजेशन थी, ब्लॉकेज थी रोड्स की, उसके साथ साथ आपके रमज़ान बाज़ारों में जो सूरत हाल है, मार्केटों में जो सूरत हाल है, अब 1-1.25 करोड़ 1.25 करोड़ की आबादी है, वो कितने इश्यूज़ में ज़लीलो ख्वार होगी। आप सिर्फ ये देखें कि हर चीज़ में पिसना लाहौरियों ने है, हर फैसले में बेशक हुकूमत की अच्छी नीयत हो, मैं इसको ये नहीं कहता कि इनकी नीयत बुरी थी, लेकिन इनकी प्लानिंग पुअर थी। तो अच्छी नीयत के हवाले से भी आप बजाय कि नंबर गेन करते, आप नंबर लूज कर बैठे। गवर्नेंस के मामले में आप बजाय कि अपनी कारकर्दगी को आला तौर पे सामने लाते, आप बुरी कारकर्दगी में शुमार कर बैठे। मीडिया तो बात कर ही रहा था, हम तो चले रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम तो तस्वीर के दोनों रुख दिखा रहे हैं। चीनी मिल भी रही है दिखा रहे हैं, नहीं मिल रही दिखा रहे हैं, इंतजामिया बाजारों में दिखा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है नहीं दिखा रहे। लेकिन अब अदालत आलिया को भी इसका नोटिस लेके हुकूमती लोगों की और हुकूमती वकला से जवाब तलबी करना पड़ी और एश्योरिटी लेना पड़ी। आज तक का टाइम है, मेरा ख्याल दिन का आगाज़ होगा तो आज आपको 1 घंटे बाद पूरी मार्केट की सूरत हाल नज़र आना शुरू हो जाएगी। और अगर अभी भी लाइनें लगी होती हैं तो मेरा ये इनसे हाथ जोड़ के एक इल्तिजा है कि खुदा के लिए 85 रुपये में चीनी बेच दें, आप मार्केट और रमज़ान बाज़ारों में पूरी तो कर दें। अच्छा, अब ये जो रमज़ान बाज़ारों में 65 रुपये किलो चीनी खरीदने के लिए हम देख रहे हैं, पूरा दिन गुजर जाता है, जितना टाइम रमज़ान बाज़ारों का मुकर्रर किया गया है, चीनी वाली कतार में लाइन जो है वो कम होने को नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही, देखें आप जाती हैं, आपको बिठाते हैं, आपका ID कार्ड चेक होना है, आपके अंगूठे पे निशान चेक होना है,
आपके पास उन्होंने 100 किस्म की वेरिफिकेशन करनी है कि पता नहीं चीनी हम ऐसा लग रहा है खरीद नहीं रहे, चीनी कि मुफ्त ले रहे हैं, या हमें कोई खुदा न खास्ता शहरियों को ज़कात में चीनी दी जा रही है। भाई ये तो बैतुल माल वाले हाल करते हैं आपके साथ, कि आपकी 100 वेरिफिकेशंस भी करते हैं, आपके ID कार्ड भी चेक करते हैं, आपके निशानात भी चेक करते हैं, और उसके बाद आपको जो है वो ज़कात का पैसा देते हैं। आप शहरियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? और एक छोटे से पॉइंट पे जिसको मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि आपसे 110-115 रुपए से चीनी लाके 85 पे पूरी नहीं हो रही थी, आपने 65 रुपए में कर दी। और 2 तबकाती निज़ाम आपने शहर में कायम कर दिया कि भाई एक तो वो लोग हैं जो जाएं 85 रुपए की चीनी जहाँ से मर्जी ले लें, वो भी नहीं मिल रही। एक वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं करते बेचारे, जो महंगाई की वजह से तंग हैं, उनको रमज़ान बाज़ारों में 65 रुपए का लॉलीपॉप दे के आपने उनको घंटों घंटों लाइनों में लगा दिए, और मैक्सिमम टाइम उनका रमज़ान बाज़ारों में गुजर जाता है। ये थोड़ा सा एहसान कर दिया कि कुर्सियां लगा दी हैं जी। और कुर्सियां लगाने से आप ये पूछें कि इनसे कुर्सियां लगाने से इनको चीनी मिल जाएगी। और कुर्सियां लगाने के साथ आप इनको पंखे भी लगा दें, आप एयर कंडीशन मार्कियों में बिठा दें, क्या चीनी मिल जाएगी? जो चीनी मिलने के इंतजाम है वो हो नहीं रहे। करने से बेहतर है कि मुख्तलिफ इलाकों में डोर स्टेप पे आप चीनी एक ही कीमत पर 65 रुपए भी नहीं 85 रुपए में। मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि खुदारा आप 85 रुपए, आपको 15-20 रुपए का पहले ही रिलीफ ओपन मार्केट से मिला, आपने 85 कर दिया। लोगों ने 100 से नीचे चीनी आई, सुक्का सांस लिया। 1 या 2 दिन नहीं चला होगा ये सारा सिस्टम कि आपका पूरा सिस्टम बैठ गया, क्योंकि रमजान बाजारों में आपने सब्सिडाइज चीनी जो है अनाउंस कर दिया। अब एक ट्रक आता है, एक ट्रक कैपेसिटी 10 खरीदारों की है, वहां पे 25 खरीदार खड़े होते हैं, उसके बाद वो 10 को दे के जाता है, अगले 15 फिर आपके सरप्लस हो जाते हैं। कल जब नया ट्रक आता है तो वो 15 सरप्लस होते हैं और 10 और ऐड होते हैं, यानी कि 25 की तादाद 35 पे पहुंच जाती है। शहर में हालात है कि आपको रमजान बाजारों में चीनी खरीदनी है तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले जाना पड़ेगा। अगर आप बाहर वाली मार्केट की सूरत हाल देख लें तो खबर के मुताबिक जो हम डिस्कस करें, गड़ी शाहू, गुलबर्ग, गुलशन रावी, शुमाली लाहौर के इलाकों में चीनी की किल्लत बरकरार है। ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, ये सिर्फ हम ये कहते हैं नाकिस प्लानिंग है, जल्दबाजी में हुआ है। शुक्र करें कि आपकी उमरा और शुरफा और वुज़रा ने ये बयान नहीं दे दिया कि जी ये तो चीनी जो है वो शुगर का सबब है, और शुगर जो है वो 100 बीमारियों की जड़ है, तो लिहाजा चीनी इस्तेमाल ना करें। आप कोशिश करें, अपना टेस्ट डेवलप करें चीनी के बगैर, कोशिश करें कि आप ना आपकी सेहत भी इसी में है, ख्वारी भी कम होगी। हम एग्री करते हैं, आप चीनी का कम हम एग्री करते हैं, लेकिन जिसको शुगर नहीं है उसको क्या मुसीबत है कि वो चीनी ना इस्तेमाल करे। जब तक अल्लाह ताला ने सेहत दी है और बीमारी उसको नहीं है, उसको तो चीनी इस्तेमाल करने दें। और रमज़ान में तो ऑलरेडी आपका रोज़ा रख के काफ़ी ज़्यादा शुगर लेवल डाउन हुआ होता है, तो लोग मशरूबात पीते हैं, लोग लीमू पहले इतने महंगे स्कंजवी पी नहीं पा रहे, कोई शरबत इस्तेमाल करेंगे उसमें चीनी आपको मिल नहीं पा रही, और चीनी नहीं होगी तो शरबत दुगना इस्तेमाल होगा। बहुत सारे इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है एक लेमैन की ज़िंदगी में। आप इसको बहुत बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ना देखें, आप एक आम बंदे के घर के हिसाब से देखें, आप खुद ही अपनी खानादारी के हिसाब से देखें कि आपका बजट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ऐसे ही है। और 1 किलो चीनी में आजकल रमज़ान के दिनों में एक घर के अंदर 5-7 लोग हों तो पता भी नहीं लगता कि चीनी गई का है। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, चाय में यूज़ होती है, शरबत में यूज़ होती है। तो चीनी जो है ना पूरे शहर में इस वक्त हुई पड़ी है, लेकिन इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है मां सिवाय कि ये एक रेट करें, 85 रुपए करें तो पूरे शहर में शायद ये दे पाए, वरना खुद भी गवर्नेंस जो है इनकी चैलेंज होगी, और जो अफसरान फील्ड में मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत भी ज़ाया होगी। लेकिन दुर्रे नायाब, ये आपको मुझे नहीं लगता ये जो बाकी रोजे जितने भी रह गए हैं, ये मसला आपको माह रमजान में तो कम से कम हल होता नजर नहीं आएगा। इसी तरह रमजान बाजारों में भी सरकार की भी यही कोशिश है कि हल्का हल्का जो है ना वो डेढ़ा चलता रहे। हाँ। तो ऐसे रमजान के सारे रोजे निकल जाए। 8 तो हो गए हैं, तो पीछे कितने रह गए हैं? 22 रह गए, तो वो कहते हैं कि ये भी ऐसे निकल जाए, और ये होगा ऐसे ही नजर आएगा। लोग भी परेशान नजर आएंगे, ये कतारें भी लगी नजर आएंगी, मार्केटों से आपको पता चलेगा चीनी की किल्लत है, क्योंकि ये इतना बड़ा मसला बन चुका है कि लोग भी परेशानी की कैफियत में धड़ाधड़ भाग रहे हैं कि बस चीनी खरीद लें, और चीनी नायाब है, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। खैर, आने वाला वक्त बताएगा हालात किस तरफ जाते हैं। फिलहाल ब्रेक के बाद कोरोना की मौजूदा सूरत हाल डिस्कस करेंगे। 24 घंटों में अमवात की अपडेट्स भी हमारे पास आ गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। गुलकार आसिफ मेहदी समेत 46 अफराद जाम बहक हुए हैं। डिटेल में हम इस खबर को डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी अहम खबर ये है, कोरोना की तीसरी लहर के वार शिद्दत से जारी हैं, तशवीशनाक सूरत हाल है। 24 घंटे के दौरान कोरोना मजीद 46 जिंदगियां निगल गया है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के
454 नए मरीजों की तस्दीक भी हुई है। कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर 1240 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं और 800 कंफर्म और 440 मुश्तबा मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। 230 मरीजों की हालत तशवीशनाक है जो कि वेंटिलेटर पर हैं। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा जाहिद साहब। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसकी शिद्दत बदस्तूर बरकरार है और इसमें तेजी के साथ जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। ना सिर्फ नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ जो अमवात हैं वो भी तसलसल के साथ जो है वो उनकी भी तस्दीक की जा रही है। इस वक्त जो कोरोना वायरस है उसकी जो शिद्दत है उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो मस्बत केसेस की शरह है वो 18% से जायद है लाहौर में और 86% से जायद जो अस्पतालों के कोरोना ICUs हैं वो भर चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 1454 नए मरीज और 46 अमवात जो है उनकी तस्दीक की गई और अब भी अस्पतालों में जो ज़ेरे इलाज मरीज हैं उनमें से 230 जो है उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि 652 मरीज ऐसे हैं जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में जो है वो ज़ेरे इलाज हैं, हाई ऑक्सीजन फ्लो के ऊपर हैं और वो भी जो है वो मॉडरेट से सीवियर डिजीज के जो है वो इस वक्त शिकार हैं। सिर्फ 358 मरीज ऐसे हैं जो आइसोलेशन वार्ड्स में रखे गए हैं। ये मजमूई सूरत हाल है और माहिरीन का ये कहना है कि चूंकि शहरियों की जानिब से अभी भी बहुत ज्यादा एहतियात नहीं बरती जा रही, जिसकी वजह से जो हालिया लहर है उसमें तसलसल के साथ जो केसेस हैं। ठीक है जाहिद साहब, ये कहिएगा जिस तरह से अमवात की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, महकमा सेहत की हिकमत अमली में कुछ तब्दीली की प्लानिंग है या कोई हिकमत अमली तब्दील की गई है कि आया इस सूरत हाल को कंट्रोल कम अज कम किया जाए? जी बिल्कुल नहीं, सूरत हाल जो कि तू है और तीसरी वेव जो है वो उसकी शिद्दत बरकरार होने के बावजूद एक जानिब तो जहाँ टीचिंग अस्पतालों में जो इलाज मुआवजे की गुंजाइश है वो बदस्तूर जो है वो उस पर बहुत ज्यादा दबाव है और रोजाना की बुनियाद पे जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन उस तरह जो फैसिलिटी है उसको इन्हांस नहीं किया गया। दूसरी जानिब जो पेशेंट्स हैं उनको जो है वो ट्रेस करने के हवाले से जो मैकेनिज्म है वो भी जो है वो बदस्तूर उसी तरह चल रहा है। जी तो बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल, अस्पतालों के क्या हालात हैं। दुरे नायाब, एक आपका कमेंट चाहिए, ये हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, 46 अमवात एक ही रोज में हो जाना, आपको नहीं लगता कि अब हुकूमत को कुछ, महकमा सेहत को कुछ मजीद एक्टिव होना है? बिल्कुल अना, जो जाहिद चौधरी साहब का आखिरी पॉइंट था वो वैलिड पॉइंट था और जो सवाल आपने किया जिसमें हमारा हेल्थ सिस्टम जवाब दे रहा है। आप देखिए ये रेशोस क्यों बढ़ रही हैं, कोरोना के केसेस बदसूर बढ़ रहे हैं लेकिन आप उनको क्योर करने में, उनकी तिबी इमदाद देने में, उनको जल्दी आप उसको वापस उनको केसेस जितनी तादाद से बढ़े हैं कि आपकी टेस्टिंग उतनी फेल होती जा रही है। जितने लोग आपसे मिसट्रीट हो रहे हैं या जितने लोग ज्यादा क्रिटिकल होते जा रहे हैं, तेजी के साथ वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट पे जा रहे हैं, वो भी आपके एक फेलियर है निजाम का कि आपका हेल्थ सिस्टम अब दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा क्योंकि आपने उसमें मजीद इकदाम ही नहीं किया। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को मजीद बेहतर तरीके से चलाएं। हमारा हेल्थ सिस्टम जवाब दे रहा है और जिम्मेदारी अल्टीमेट आप और मेरे पे आ जानी है क्योंकि हम भी कोरोना पे कोई एहतियात नहीं कर रहे। बिल्कुल आपने सही कहा कि उस तरह से हम एहतियात नहीं करें। तो आपको हमने अस्पतालों के हालात भी बता दिए हैं, महकमा सेहत कितनी इन हालात की पेन लेकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दिए। तो खुदारा प्लीज़ अपने आप को महफूज रखें, खुद अपने आप को महदूद रखें, एहतियात कीजिए, गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज़ कीजिए, मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोना अपनी आदत बना लें ताकि आप अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी महफूज रख सकें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है, मजीद इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर यह है जी इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है, स्पीडो और मेट्रो बस सर्विस आज से चलेंगी। क्या कहेंगे दुरेने? जी बिल्कुल, ये 22 दिन का देखें ताखीर हुई और ताखीर भी ज़रूरी थी क्योंकि इसमें ज़िंदगी जो बहुत है वो कीमती है और उसमें लोग तो
बिल्कुल एहतियात करने के लिए तैयार नहीं तो थे। अब इंश्योर कराया जाएगा, क्योंकि केसेस तो अभी भी उसी तरह से इसमें बढ़े हैं। सरकार ने थोड़ा सा एक कोशिश की है कि इनको एहसास दिलाएं कि ट्रांसपोर्ट जब बंद होती है तो क्या मसाइल होते हैं, और पीछे वैसे शहर के हालात कुछ ऐसे रहे कि ट्रांसपोर्ट अगर चल भी रही होती तो शायद बंद हो जाती, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। लेकिन बिल्कुल। उसके साथ कोरोना की वजह से बहुत ज़रूरी था कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाता कि आप इसमें एहतियात करें। अभी भी ये देखें कि लाहौर में सिर्फ मेट्रो बसेस और स्पीडो बस को बहाल किया गया है, जबकि ऑरेंज लाइन में भी 1 से 2 या 3 दिन मुतवक्के हैं कि मजीद बंद रहेगी, और उनके जो स्टेशन की है वो रिहेबिलिटेशन हो रही है। यतीम खाना चौक पे उनका स्टेशन बिल्कुल ऑक्यूपाइड है, बंद है, उसको ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से अभी ऑरेंज लाइन जो है वो नहीं चलेगी। लेकिन आपकी बात ठीक है, क्या अभी 50% कैपेसिटी को इंश्योर किया जाएगा? क्या लोगों को मास्क पहनाकर बिठाकर ज़बरदस्ती बस के अंदर इस चीज़ पे पाबंद किया जाएगा कि वो मास्क ना उतारें? स्पेस आपने मेंटेन करनी है, फिर लोगों को सैनिटाइज और हाथ धोने के लिए तरफ आपने आमादा करना है, फिर आपने टिकट कलेक्शन, पैसों के लेन देन में किस तरह एहतियात करनी है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। फिर लोग बैठते हैं तो कोई जो है वो स्टैंडिंग रॉड पकड़ता है, कोई सीट का जो आगे सहारा देने के लिए होता है हैंडल वो पकड़ लेता है, फिर उसको किस तरह से आप डिसैनिटाइज करेंगे, ये पूरा मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को बनाना पड़ेगा। हर एक ट्रिप के बाद पूरी बस को डिसैनिटाइज करना बहुत जरूरी होगा, बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे लेकिन तो फिर ये इम्कानात होगा नहीं। रोशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना मुनज़्ज़म सिस्टम अगर होता तो मेरे ख्याल से इसको बंद करने की जरूरत ही ना पड़ती। 50% ही अप्लाई कर लें अगर, तो बहुत बड़ी बात बिल्कुल है। आपने सही हमने कहा। लालच में या लोगों की बदएहतियाती में लोग भी जबरदस्ती बसों में घुसने की कोशिश ऐसे ही करते है, ऐसे ही हैं, है। धक्कम पेल करते हैं, अगले जो उतरने वाले होते हैं वो पीछे खड़े होते हैं, उनको उतरने की जगह नहीं देते, आगे से आने वाला रेला तैयार होता है। बिल्कुल सही तो कहा जहां आपने। हमें इतनी भी समझ बूझ नहीं है कि बस से उतरने और चढ़ने वालों में पहले राइट किसके हैं, तो आप क्या कहती हैं कि अब 50% इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे और एक सीट छोड़ के एक सीट के साथ बैठ जाएंगे? खवातीन ने तो ये करना है कि जो एक सीट खाली होगी उसमें भी अपने बच्चे बिठा देने हैं कि जी ये भी सीट ऑक्यूपाइड कर ले फटाफट और हम खुले डुले जाए। तो ये थोड़ा मिजाज है लोगों का, इसके अंदर हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी। और रही बात इंतज़ामिया की, तो मेरा भी अपना ये ख्याल नहीं है कि वो हर एक ट्रिप के बाद बस को सैनिटाइज करेंगे और बस को सैनिटाइज करने के बाद उसके अंदर जो है वो सफाई सुथराई का अमल यकीनी लेकिन यहाँ पे बनाएंगे। अगेन लोगों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये आपकी जान का सवाल है। अगर आप अच्छे तरीके से, महफूज तरीके से सफ़र करेंगे तो आप कोशिश करें मास्क ना उतारें, किसी चीज को ज्यादा हाथ ना लगाएं, अगर हाथ लगाते हैं तो जहां उतरे फौरी तौर पे सैनिटाइजर अगर जेब में है तो सैनिटाइज यूज कर लें, पानी अगर पास मौजूद है तो हाथ धो लें। इसी चीज से बचा जा सकता है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि जितनी ज्यादा आपको ये कोरोना की वजह से तीसरी लहर शिद्दत अख्तियार कर रही है कि हम बच सकते हैं। सरकार ने तो थोड़ी सी रियायत दे दी है कि चलें बहुत हो गया, शायद लोगों को अब एहसास हो गया हो कि जी अब हमने ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हुए किस तरह से एहतियात करनी है। और इतने दिन जो 22 दिन बंदिश रही, कितनी महंगी ट्रांसपोर्टेशन शहरियों को इख्तियार करनी पड़ी, क्योंकि लाजमी सफ़र भी कुछ लोग कर रहे थे, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली ये चीज़ें बंदिश की वजह से जहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान है वहाँ पर लोगों को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो मिलजुल कर ताउन करके आप हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की कुरानंदाजी, मुख्तसर मुद्दत में फ्लैट्स तैयार करेंगे। वज़ीर आला ये कहते हैं हो जाएंगे फ्लैट्स तैयार। मेरा तो ये ख्याल है कि जो मैकेनिज्म है ना उसके तहत हो जानी चाहिए। आप जब फ्लैट रेडी होगा, आप उसका पोजेशन देंगे तो बैंक उस वक्त उसकी मॉर्गेज की किस्त जो है वो आपसे लेना शुरू करेगा। इमरान साहब से जब भी गुफ्तगू हुई है, बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम उन्होंने बताया है कि सब चीज़ें वेल प्लान्ड हैं, इसलिए इसमें मुश्किल नहीं आने वाली। आप देखें ना, आपने सारा फाइनेंशियल कंट्रोल ही बैंक के सुपुर्द कर दिया, आपने अपनी शराइत रखी है। अब सरकार तो डंडी मार सकती है, सरकार के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है जिस तरह माजी में कर्जा स्कीम में, येलो टैक्सी स्कीम में, बहुत सारी ऐसी स्कीमें आई, आशियाना की स्कीमें आई जिसके अंदर फ्रॉड और दूसरी चीज़ें आपके सामने आई। लेकिन बैंक जो स्क्रूटनी करेगा वो 100% इंश्योर करेगा कि वही बंदा ले जिसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल हैसियत में कर्ज वापस रखने की इस्तात रखता है। आम बंदा नहीं कर सकता। अब कॉन्ट्रैक्ट सबके हो चुके हैं, 4000 अपार्टमेंट्स के लिए ज़मीन इनके पास मौजूद है, इन्होंने टेंडर कर दी, ऑनलाइन है, पैसे बस मोबिलाइजेशन एडवांस इनको मिलने हैं और उन्होंने मौका पे तामीरात स्टार्ट कर देनी है। 2000 पहले फेज़ में सरकारी मुलाजमीन का हो गया है, 2000 अब आम लोगों का होना है जो दूसरे फेज में जा रहे हैं। उसके दरखास्त तलब करने की डेट अभी रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सरकारी मुलाजमीन भी देखें, 13,000 से जायद थे जिन्होंने 2000 के अगेंस्ट अप्लाई किया। इतने ख्वाहिशमंद लोग और इतने ज़रूरतमंद लोग जिनके पास अपनी रिहाइश नहीं है, निचले तबके के लोग हैं, 15 से 16,000 किस्त अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतने लोगों का अगर इस पर एतमाद का इजहार किया है
तो मंसूबा अच्छा है और इस मंसूबे पे एतमाद को कायम रखने के लिए एलडीए और सरकार को चाहिए कि इसको बिफोर टाइम डिलीवर करके इसकी मॉर्गेज स्टार्ट करें। चलें जी, हम भी ख्वाहिशमंद भी हैं, दुआ को भी हैं कि ये सिलसिला जो है टाइम पे मुकम्मल हो ताकि लोगों को कम से कम इसका फ़ायदा पहुंच सके, लोगों के अपने घर का ख्वाब जो है वो पूरा हो सके और हुकूमत का कोई एक नारा भी कामयाब हो जाए। थैंक यू सो मच दुर्रन, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं शौकत खानम हॉस्पिटल की खिदमात को। हम देख रहे हैं कि कैंसर के मरीज़ों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसर में वाहिद इलाजगाह जहां पर कैंसर के मरीज़ों का जो है जामे प्लान करके मुकम्मल इलाज किया जाता है। बिलाशुबा हम अक्सर ये चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि वेल प्लान तरीके से यहाँ पे मरीज़ों का इलाज किया जाता है, लेकिन चूँकि अब मरीज़ों की तादाद इतनी बढ़ती चली जा रही है तो किस तरह से शौकत खानम ये तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, कितने मरीज़ों का इलाज यहाँ पर मुमकिन है। और फिर बार बार हम यहाँ पर मुखैर हजरात से भी कहते हैं कि क्योंकि ये कार खैर है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, आपको भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो आगे बढ़कर आपको भी मरीज़ों के लिए जो है अपना किरदार अदा करना है, आगे बढ़कर अपने ज़कात और अतियात शौकत खानम हस्पताल तक पहुँचाने हैं ताकि आप किसी की ज़िंदगी बचाने में अपना किरदार अदा कर सकें। शौकत खानम हस्पताल की खिदमात के हवाले से हम गुफ्तगू करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब ने ज्वाइन किया है और चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत खानम हॉस्पिटल है, इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बिलाशुबा क्रेडिट बहुत जाता है शौकत खानम हस्पताल को, खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी जिस तरह से कैंसर के पेशेंट्स की यहाँ पर इलाज मुआलजा, ये चैलेंज नहीं बनता जा रहा बहुत बड़ा? जी बिल्कुल, शुक्रिया। पाकिस्तान में तकरीबन 1,80,000 नए कैंसर पेशेंट हर साल डायग्नोज होते हैं, जिनमें से अक्सर जो प्रोपोर्शन है वो एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं और वो उसी साल में जिसमें डायग्नोज होते हैं उसी साल में उनकी अमवात हो जाती है। शौकत खानम लाहौर को अब 26 साल हो गए हैं। 5 साल पहले हमने पेशावर में भी अस्पताल खोला और अब हम कराची में भी खोलने का काम शुरू कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मरीज़ हैं और 1 या 2 अस्पतालों में इतने सारे कैंसर मरीज़ों का तो इलाज मुमकिन नहीं है। सही सही। और इससे कबल हमने देखा था कि क्योंकि लाहौर में हॉस्पिटल था तो लाहौर में लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। डॉक्टर साहब, हमने प्रिवेंशन पर भी बहुत ज़्यादा काम करना है और शौकत खानम हॉस्पिटल कर भी रहा है। जिस तरह से मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, प्रिवेंशन के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? कैंसर प्रिवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस 2 चीज़ें हैं। अगर प्रिवेंशन कुछ कैंसर्स की तो बिल्कुल प्रिवेंशन हो सकती है, जैसे जो तंबाकू और नस्वार वगैरह के इस्तेमाल से, पान छालिया के इस्तेमाल से कैंसर होते हैं, फेफड़े का कैंसर, मुंह का, ज़बान का कैंसर, ये सब बिल्कुल प्रिवेंटेबल हैं अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। सिगरेट पीना, तंबाकू का किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करना, नस्वार, पान छालिया। दूसरा है अर्ली डिटेक्शन। हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन कैंसर है शौकत खानम में भी और पाकिस्तान में भी, वो ख़वातीन की छाती का कैंसर है। तकरीबन 50% लोग जो आते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। डॉक्टर साहब, तशखीस की आपने बात की और ये ऐसा मर्ज है, ऐसी बीमारी है कि तशखीस ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो किस तरह से मुमकिन है इसकी तशखीस करना? किस तरह से आपको मुआयना अपना कराते रहना चाहिए? कुछ सजेस्ट करना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर का जहाँ तक ताल्लुक है, तमाम ख़वातीन 18 साल की उम्र के बाद उनको अपनी छाती का महीने में 1 दफ़ा अपने हाथ से खुद मुआयना करना चाहिए। अगर कोई भी गिल्टी या लंप महसूस हो तो उससे डरना नहीं या छुपाना नहीं, शर्मिंदा नहीं होना, बल्कि फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है। अक्सर तो वो कैंसर नहीं होंगे उस उम्र में, लेकिन अर्ली स्टेज में अगर कैंसर भी हो और वो डिटेक्ट हो जाए, ट्रीट हो जाए तो उसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। सही, जो कि लेट स्टेज में नहीं हो सकता। तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि शौकत खानम हॉस्पिटल में हर किस्म के कैंसर का इलाज क्या मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। मरीज़ क्योंकि खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि एक बीमारी का नाम ही ऐसा है कि आप एक खौफ में चले जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं। क्या अगर बर वक्त तशखीस हो जाए तो इलाज मुमकिन है, इस बीमारी से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन तमाम कैंसर का इलाज शौकत खानम हॉस्पिटल में होता है। हर कैंसर का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक जनरलाइजेशन हम करें तो जितने भी कैंसर हैं अर्ली स्टेज में पकड़े जाएं तो उनका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। सही। 11% हमारे जो पेशेंट होते हैं वो बच्चे होते हैं और बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा
चांस है मुकम्मल इलाज होने का कैंसर का, अगर Recover वो जल्दी कर टाइम लेते में हैं पकड़ा बच्चे। जाए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि 11% बच्चे हैं और इलाज भी मुमकिन है, क्या फिर शौकत खानम हॉस्पिटल, क्योंकि आपको मरीज के साथ फॉलोअप में रहना पड़ता है, किसी सूरत में आपको मरीज को एडमिट भी करना पड़ता है, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से लूप में मरीज को उसकी हिस्ट्री मेंटेन करना, क्या वेल मैनेज सिस्टम है मौजूद? जी, हमारे ख्याल से तो बहुत अच्छा सिस्टम है। हर सिस्टम खैर इम्प्रूव हो ही सकता है। हमारे यहाँ हम वॉक इन क्लिनिक हम चलाते हैं लाहौर में, पेशावर में और कराची में, जहाँ कोई भी मरीज़ जिसको डायग्नोज हुआ हो या जिनको शक हो कैंसर का, वो वहाँ आके फ्री में दिखा सकते हैं। जो भी टेस्ट्स होते हैं वहाँ से अगर ज़रूरत हो तो और किए जाते हैं, और वहाँ से हम फिर पेशेंट्स एक्सेप्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट फ़िलहाल लाहौर और पेशावर में ज़्यादातर है, कराची में भी वैसे हम कीमोथेरेपी का इलाज करते हैं वहाँ के मरीज़ों का। ट्रीटमेंट के दौरान तो मेन हॉस्पिटल में आना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद फॉलोअप के लिए पीरियोडिकली कुछ 6 महीने के बाद या साल के बाद आना होता है। वो अब हम कोरोना के जब से शुरू हुआ है तो हम टेलीमेडिसिन से भी कर रहे हैं, तो मरीज़ों को अपने घरों से भी हम देख सकते हैं ताकि उनको तकलीफ ना हो, मुश्किल ना हो आने में। सही, तो ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि कैंसर का इलाज क्या बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है? जी, कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। ब्रेस्ट कैंसर का ही जो हम बात कर रहे थे शुरू में, अगर वो पहली दफ़ा कोई पेशेंट आए ब्रेस्ट कैंसर के साथ तो तकरीबन एवरेज 12 लाख से 15 लाख उसका खर्चा होता है। ठीक है। खून का कैंसर जो ल्यूकीमिया वगैरह है, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, वो 30 से 35 लाख रुपए का होता है। और 75% से ज़्यादा जो हमारे मरीज़ हैं उनका टोटली फ्री किया जाता है इलाज। 75% से ज़्यादा, तो ये शौकत खानम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, एक बहुत बड़ा टास्क भी है। लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो जाती हैं, और जिस तरह से महंगा इलाज बता रहे हैं, आज के महंगाई के इस दौर में लोगों के लिए मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। मुफ्त इलाज की सहूलत किन लोगों को कैसे मैसर है, मैंने इस पर आपसे बात करनी है। डॉक्टर साहब ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो शौकत खानम हॉस्पिटल इतना महंगा इलाज जो है किस तरह से मुफ्त कर रहा है, कौन से मरीज हैं जिनका मुफ्त इलाज किया जाता है, इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, मुफ्त इलाज, बहुत सारे लोग क्योंकि इलाज करवा नहीं पाते हैं, इतना महंगा इलाज है, किन लोगों को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, किन लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है? खुदा न खास्ता अगर कोई मरीज़ रब्ता करना चाह रहा है, मुफ्त इलाज कराने का ख्वाहिशमंद है, कैसे वो उसको ये फैसिलिटी मिल सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा, इतने ज़्यादा कैंसर के मरीज़ होते हैं। हम लाहौर और पेशावर मिला के 10 से 11 हज़ार नए कैंसर के पेशेंट हर साल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो वॉक इन क्लिनिक हैं उनमें तकरीबन 45,000 मरीज़ आते हैं। अच्छा। तो हम सारों को तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और इसीलिए हम तीसरा अस्पताल भी बना रहे हैं। तो हमने क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि जिनका ज़्यादा मुमकिन है कि मुकम्मल इलाज हो सके, जो यंगर पेशेंट्स हैं और जिनकी अर्ली डिजीज़ है, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं प्रेफरेंशली, ताकि क्योंकि हमारा ख्याल है कि लोगों ने ज़कात दी हुई है हमें इस काम के लिए, वो एक एतमाद से देते हैं कि हम उसको सही तरह खर्चेंगे, मरीज़ों पे खर्चेंगे और उन पे खर्चेंगे जिनमें सबसे ज़्यादा इम्कान है मुकम्मल इलाज होने का, जो फिर अपने घर वालों का ख्याल रख सकें, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इस बेसिस पे हम एक्सेप्ट करते हैं पेशेंट्स। हम पेशेंट के माली हालात पे बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन 75% से ज़्यादा जो मरीज़ होते हैं हर साल, वो बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है उनका ज़कात से और बाकी जो अतियात और हमारे जो अपनी रेवेन्यू है उसके ज़रिए। सही, यानी मुफ्त इलाज कराने के जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो सिर्फ आके रब्ता कर सकते हैं, डिजीज स्टेज के बेसिस पे बस डिसाइड होगा, स्टेज के बेसिस पे ये डिसाइड होता है। अब वो लोग जो कि क्योंकि माह मुबारक है, लोग अपने ज़कात और अतियात इस महीने में बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेते हैं, कैसे आपसे मुखय्यर हजरात रब्ता कर सकते हैं जो ज़कात देना चाह रहे हैं? और दूसरा, जो लोग ज़कात दे रहे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि वो कम अज़ कम उनके पैसे सही जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये उनको इंश्योर कराया जाए, कैसे करवाया जाए? एक तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम का एतमाद है शौकत खानम के ऊपर, इसीलिए वो 30 साल अब हो गए हैं तकरीबन हमें ज़कात दे रहे हैं, अतियात दे रहे हैं। हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ज़कात जो है वो सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है, उस पर आप तामीर पे नहीं खर्चते, मशीनें ख़रीदने पे नहीं करते, डायरेक्ट पेशेंट केयर, दवाइयाँ, इस तरह के खर्चे पे की जाती है। दूसरा, जिस साल में ज़कात कलेक्ट की जाती है उसी साल में वो सारी खर्ची जाती है। सही। कभी भी वो सेव नहीं होती कि अगले साल के लिए रख लो, ताकि लोगों ने जिस मकसद से दी हुई है वो फ़ौरन जल्दी से जल्दी उस पर पूरा हो जाए।
कैसे दे सकते हैं? ट्रेडिशनली तो बैंक में जाके भी दे सकते थे, हर बैंक में हमारे अकाउंट हैं। आजकल लोग बाहर नहीं जाना चाहते, बैंक्स वगैरह में नहीं जाना चाहते कोरोना की वजह से, तो ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए या बैंकिंग ऐप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी ज़्यादा डिटेल्स हैं। अगर आप हमें फ़ोन करें 0800 11 555 पे, तो हम आपसे कलेक्ट भी कर सकते हैं और फिर कुरियर कंपनीज़ के ज़रिए भी हम आपसे मंगवा सकते हैं। सही सही। तो ये इतनी फैसिलिटी मौजूद है। आप जो ज़कात देना चाह रहे हैं, मुखय्यर हजरात हैं, वो इस तरह से रब्ता कर सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि आपको इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। और शौकत खानम ये जो एक फ़र्ज समझ के इतना बड़ा काम सर अंजाम दे रहा है, इसमें कम से कम आसानी पैदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, कोविड बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है, केसेस हर रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब शौकत खानम में क्या कोरोना के मरीज़ों का इलाज भी हो रहा है? सेकेंडली, जो कैंसर में पेशेंट मुब्तला हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोविड हो जाए तो क्या उनका इलाज ज़्यादा मुश्किल है? जी बिल्कुल, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स की क़ुव्वत मदाफ़ियत भी कम होती है, फिर जो दवाइयाँ हम उनको देते हैं, कीमोथेरेपी जो है, उससे वो और कम हो सकती है। तो ये बहुत सीरियस होता है अगर कैंसर पेशेंट को कोविड हो। और ये अब जो तीसरी लहर है इस वक्त कोविड की, उसमें हमारे काफ़ी अपने कैंसर के मरीज़ों को भी कोविड हुआ है और इस वक्त काफ़ी सारे दाखिल भी हैं हॉस्पिटल में कोविड की वजह से, और उनका कैंसर का इलाज भी रोकना पड़ता है ऐसे में। तो ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन है और हम अपील अगेन करेंगे कि सारे जो इक़दामात हैं कोविड से बचने के लिए, वो सारे हम जारी रखें। मास्क पहनना, हाथ साफ रखना, समाजी फासला रखना और वैक्सीनेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग सके वो लगनी चाहिए, ताकि सही। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लोग जो जा रहे हैं अस्पतालों में, उनको भी पूरी SOPs को फॉलो करते हुए जाना चाहिए, ताकि आप अपने आप को जो है महफूज रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, शौकत खानम हॉस्पिटल में क्या तमाम लेटेस्ट मशीनरी मौजूद है इलाज के लिए? और साथ ही साथ हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंतज़ामात शौकत खानम हॉस्पिटल के, चाहे वो सफाई के लिहाज से हो गए हैं, अमले के लिहाज से, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो वाकई ये जो हम बातें सुनते हैं, एग्जैक्टली अस्पतालों में ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम इनवाइट करते हैं कि लोग आके देखें खुद भी। इसके अलावा हमारी रिसेंटली पेशावर की भी हुई है, लाहौर की भी अभी दोबारा JCI एक्रेडिटेशन हुई है। जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक अमेरिकन इदारा है जो हॉस्पिटल्स को इंस्पेक्ट करता है। तो पिछले महीने उन्होंने हमें आके दोबारा इंस्पेक्ट किया 3 साल के बाद, और हम दोबारा उसमें पास हुए और बल्कि बेहतर रिजल्ट से पास हुए इस दफ़ा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। आला तरीन जो मशीनरी वगैरह का ताल्लुक है, अगेन हम कटिंग एज पे रहते हैं। पिछले साल ही हमने लेटेस्ट जो रेडिएशन ट्रीटमेंट की मशीन है, जो बिजली की शुआओं से इलाज किया जाता है, वो इंस्टॉल की। आज ही के दिन इनफैक्ट पेशावर शौकत खानम में जो फ़ेज़ 3 है उसका कंप्लीशन हुई है और आज पहला ऑपरेशन हुआ है पेशावर हॉस्पिटल में। इनफैक्ट इस वक्त हो रहा है। सो पेशावर में भी लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इंशाल्लाह कराची में भी इसी तरह होगी। इस साल हमारा बजट जो है वो 19 अरब रुपए है, जिसमें से तकरीबन आधा हम ज़कात और अतियात से कलेक्ट करेंगे और बाकी तकरीबन 50% हमारा अपना रेवेन्यू है, जो कि लार्जली हमारे जो लेबॉरेटरी के कलेक्शन सेंटर हैं उसके ज़रिए है। तो हम ये भी अपील करेंगे कि किसी ने अगर टेस्ट करवाना हो किसी किस्म का, वो शौकत खानम के कलेक्शन सेंटर से करवाएं, ताकि जो उससे मुनाफा होता है वो भी कैंसर के मरीजों के इलाज में ही शामिल किया जाता है। आप इस तरीके से भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ताकि किसी ना किसी तरह आप मरीजों की हेल्प कर सकें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी जो इलाज मुआलजा करते हैं, क्योंकि आपके डॉक्टर्स का बिहेवियर, आपके डॉक्टर्स का मुस्तनद होना बहुत मैटर करता है। मरीज़ जो है उसकी आधी बीमारी कट जाती है। डॉक्टर्स के बारे में कुछ बताइएगा आपने। ये हमारी मिशन स्टेटमेंट जो है ना, उसमें पहला सेंटेंस है कि हम चाहते हैं कि हम एक मॉडल इंस्टीट्यूशन बने, कि हम दिखाएं कि पाकिस्तान में भी ये मुमकिन है कि एक्सेलेंस अचीव की जाए, आप सबको बराबर तरीके से ट्रीट किए करें और आला दर्जे का इलाज किया जाए। और वो सब मुमकिन है। हमारे सारे डॉक्टर्स और नर्सेज पाकिस्तान से ही हैं, हम भी यहीं से पढ़े हुए हैं। अगर आप सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें और गाइडेंस प्रोवाइड करें तो लोग बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे वो कहीं बाहर करते हैं। तो हमारे डॉक्टर आई थिंक दुनिया में बेहतरीन डॉक्टरों में से हैं, सारे बाहर से ट्रेन होके क्वालिफाई करके तो वापस आए पाकिस्तान, और वो बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे आपने कहा। सही। डॉक्टर साहब, मैसेज आप कुछ देना चाहें देखने वालों को? पिछले 26 साल में हम 53 अरब से ज़्यादा का फ्री इलाज किया है हमने शौकत खानम में, लाहौर में और फिर पेशावर में। और ये इसीलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने बढ़ चढ़ कर हमें ज़कात और एहतियात दी हैं। तो हम अपील करते हैं अगेन कि आप ये
खुले दिल से हमें ज़कात देते रहें। रमज़ान का महीना है, आप ही की ज़कात और एहतियात से ये हस्पताल बने, उन्हीं से चल रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह उन्हीं से चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसलिए लें कि अगर आपकी दी हुई ज़कात से किसी को ज़िंदगी मिल जाती है तो मेरे ख्याल से दुनिया और आखिरत आपकी दोनों ही सवर जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। आप जो ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ मौसम की सूरत हाल भी हम जान लेते हैं। हमारी रिपोर्टर कोमल इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जी कोमल, कहिएगा शहर का मौसम इस वक्त कैसा है? जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर का मौसम आज बहुत खुशगवार है और मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि अलल सूब में मुतादिद इलाकों में रिमझिम का सिलसिला भी जारी रहा, जिसके बायस मौसम जो है वो खासा दिलफरेब है। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताती चलूँ कि बादलों पर काली घटाएं छाई हुई हैं और अब्र रहमत बरसने की भी पेशगोई की गई है। इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो 60% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया और साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है। अगर मैं आपको जुमेरात के रोज़ के हवाले से बताऊं तो जुमेरात के रोज़ के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बायस मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा दिलफरेब हो जाएगा। और मौसम खुशगवार रहने की वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी खासी बेहतरी देखने में आई है। लेकिन शहरी जो है वो फिर भी मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाए, इससे वो कोरोना के साथ साथ बाकी मुताबिक बीमारियों से भी ठीक है। बहुत शुक्रिया कोमल, मौसम कैसे है आपने बताया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट से। अब क्योंकि नाज़रीन हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और जब इतना ज़बरदस्त काम हमारे सामने हमारी ख़वातीन करती हैं तो आप यकीन माने दिल ही खुश हो जाता है। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं पाकिज़ा रमज़ान और विजुअल आर्टिस्ट हैं जी। लाहौर कॉलेज से इन्होंने NC से इन्होंने बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग भी ली है, माशाल्लाह से अपना स्टूडियो भी चला रही हैं, बहुत सारे लोगों को सिखा भी रही हैं। तो अपनी मेहमान को हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच पाकिज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ आपके एक्सपीरियंस के बारे में मैं जानना चाहूँगी। माशाल्लाह से आपका काम देखा, ये बड़ा मुश्किल होता है, कैसे सीखा आपने? बेसिकली तो लाहौर कॉलेज में जब मैंने विजुअल आर्ट्स की डिग्री ली तो वहाँ पे हमें इसकी बेसिक्स करवाई जाती थी, ये कंपलसरी था। इरफान अहमद ख़ान साहब हैं, उनसे मैंने इसकी बेसिक्स सीखी। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा मेरे अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई। कुछ इस्लामिक फैमिली थी, बैकग्राउंड इस तरह का था, तो दूसरी ऑप्शन से वैसे ही मुझे उन्होंने रोका हुआ था कि फेसेस नहीं बनाने और ये सब वो चीज़ करें कि जो आपको दुनिया में भी फ़ायदा दे और आखिरत में भी। तो उनसे सीखने के बाद मेरी डिग्री कंप्लीट हुई सिरेमिक्स में, उसमें भी मैंने कैलीग्राफी को रखा। बाद में जो है उस्ताद गौहर कलम साहब NCA से उनकी तरफ से ऑफ़र आई डिप्लोमा की, फिर मैंने उसको अवेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी वर्कशॉप्स ली दूसरे आर्टिस्ट के साथ भी, बिन कलंदर हैं उनके साथ फिर वर्कशॉप ली, फिर उनके काम का इन्फ्लुएंस आ गया और वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। जब मैंने उनके काम को देखा कि इतनी वास्ट और इतने ह्यूज साइज़ के पैनल्स वो बनाते हैं, तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि वाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकती। ये आपका काम हम दिखा रहे हैं, कलर्स का इंतखाब, कलम का इंतखाब, इतना बारीक बीनी से क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं बहुत खूबसूरत काम करने के लिए? किस कलर्स देखा जाता है, पेन पेंसिल का इंतखाब देखा जाता है, स्पेसिफिक इसके लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? मैं ज़रूर चाहूँगी देखने वालों को आप बताएं। इसमें मेरे ख्याल से आपकी जो सोच है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो डेफिनेटली आप डिफरेंट रंगीन कलर्स निकालेंगे कैनवस में। अगर आप डिप्रेशन में, अगर आपकी नेगेटिव थॉट्स ने आपको घेरा हुआ है तो डेफिनेटली वही चीज़ आपके काम में काले गर्दूले रंग निकलेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आपकी सोच का पॉजिटिव। अच्छा, यानी ये प्री प्लान नहीं होता कि आप अगर ये काम करने जा रही हैं इसके लिए आपने ये कलर्स रखे हैं, यानी आप जैसे जैसे काम कर रही हैं खुद ही आइडिया आता जाता है? दूसरी फील्ड्स में आई गेस के प्लान होता है, लेकिन कैलीग्राफी में आमद जिसे कहते हैं वो मैटर करती है कि आप बैठे हुए ऑल ऑफ अ सडन आपके माइंड में एक आइडिया आ जाता है कि इसमें अल्लाह को ले लें कि मैंने इस तरह से लिखना है, वाओ ये तो कभी किसी का नहीं देखा। फॉरेन पेंसिल्स पकड़ी, कैनवस पे ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बारे में और सोचते गए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसका तरीक़ेकार क्या होता है? क्या पेंसिल से पहले सारा स्केच तैयार किया जाता है? पहले कैनवस के ऊपर पेंसिल्स के साथ लिखा जाता है। जिसको कलम से राइटिंग आती है उसको पेंसिल चलानी आती है कि मैंने किस तरह से दो पेंसिल्स को ज्वाइन करके
तो बड़े कैनवस पे लार्जर स्केल पे लिखना है। फिर उसके साथ साथ उसकी बेस बनाई जाती है, उस बेस के ऊपर डिफरेंट राइटिंग की जाती है, मश्क की जाती है बारीक बारीक, फिर कलर्स के साथ उनकी फिलिंग की जाती है। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप उसके अंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ले आएँ या इस्लामिक आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ करें। अगर कंटेम्प्रेरी भी करते हैं तो उसको इन्हांस करने के लिए ये सब चीज़ें एक कैनवस का हिस्सा होती हैं। अच्छा, ये जो इतने खूबसूरत रंग, इसमें क्या कलर क्वालिटी भी मैटर करती है कि आपकी आंखों को एकदम से वो खूबसूरत लग रहा हो, या सिर्फ ये आपके हाथ की ही महारत होती है? नहीं नहीं, इसमें कलर्स भी मैटर करते हैं। हाथ की महारत 80% लेकिन 20% कलर्स भी, क्योंकि जब तक आपको मीडियम्स का पता नहीं होगा तो वो काम आप खूबसूरत सा बना लेंगे, कुछ अरसे बाद वो काम ख़राब हो जाएगा। अगर आपका काम सेल आउट होता है, अगर बायर्स हैं जो कि आपके काम का हदिया पे करके अपने घर की जीनत बनाते हैं उसको, तो डेफिनेटली वो हदिया भी मैटर करता है कि आप उनको दे क्या रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो है वो मीडियम जो है उसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने कहा कि जितना डिफरेंट काम हो, क्योंकि एक दौड़ है, आपको सोशल मीडिया पे आप देखें बहुत ज़बरदस्त लोगों का काम नज़र आता है, तो कुछ डिफरेंट करने की खोज जो है वो हर टाइम लगी रहती होगी। तो किस तरह कुछ डिफरेंट करती हैं? इस तरह से कि आप जब एक दूसरे का, आजकल सोशल मीडिया में ये काम आ गया हुआ है कि जब आप एक दूसरे का काम देखते हैं वर्ल्ड वाइड, सिर्फ ये नहीं कि आप अपने एरिया में, अपने सर्कल में, जब आप पूरी दुनिया से कैलीग्राफर्स का काम देखते हैं या दूसरे आर्टिस्ट का, तो वहाँ से आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आ जाती है, मोटिवेट होते हैं आप। कभी इन्फ्लुएंस भी आ जाता है किसी के काम का, लेकिन जो आपकी अपना एक स्टाइल होता है उसको आप छोड़े बगैर किसी के काम के इन्फ्लुएंस को साथ मैच करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। किसी से इंस्पायर हैं जिसका काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? अब मुझे बिन कलंदर का काम डेफिनेटली बहुत पसंद है। मुझे उनके काम से ज़्यादा, उनकी राइटिंग से ज़्यादा उनके कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सही सही। अच्छा, अब मैं माशाल्लाह से आपका काम देख रही हूँ, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप अपना एक ये जितना वर्क है ये कितनी देर में कंप्लीट कर लेती हैं, कितना टाइम इसके लिए होता है? अच्छा, अगर तो मैं इसको प्रोफेशनली देखूं तो एक महीना भी लग जाता है समटाइम्स एक पेंटिंग को। और अगर मूड की बात करूं तो समटाइम 1 वीक में ही वो कंप्लीट हो जाती है। ये कहते हैं आर्टिस्ट के मूड पे डिपेंड करता है कि बहुत जल्दी भी काम कर लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त भी काम कर लेते हैं, और कभी मूड नहीं है तो फिर उस तरह से काम भी अच्छा नहीं होता। ऐसे ही है। अच्छा, कैलीग्राफी के अलावा कभी कुछ करने का प्लान नहीं किया? बहुत कुछ जो आर्ट क्लासेस में देती हूँ उसमें कैलीग्राफी मेन है, लेकिन वाटर कलर पेंटिंग भी साथ में सिखाती हूँ मैं, क्योंकि विजुअल आर्ट्स एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंडर और बहुत सारी फील्ड्स आती हैं और बहुत सारे मीडियम्स आते हैं। हर वो चीज़ जिसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अब जैसे मेरी जो डिग्री है वो सिरेमिक्स में है, पॉट्स वगैरह बनाना। सिरेमिक्स में भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वाटर कलर्स उससे भी ज़्यादा मुझे पसंद है, फिर कैलीग्राफी आ जाता है, ये मेरा पैशन है। जी, कैलीग्राफी पैशन है। अच्छा, आप सिखाती भी हैं, आपने मुझे बताया। हाँ जी। और आपके पास लड़कियां भी, बड़ी एज की खवातीन भी आती हैं। कैसा लगता है अगर कोई आपसे सीखना चाह रहा है तो इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है? बस मैंने फेसबुक पे अपना ऑफिशियल पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे, उसके थ्रू लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कि अभी तो ये कोरोना की सिचुएशन चल रही है, अदरवाइज़ अपने ही घर में मैंने इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि जहाँ लड़कियाँ कंफर्टेबल होती हैं। मेरे लिए ये, जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक स्टूडेंट थी जस्ट मेरे पास। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं 30 तक भी गई हूँ। अच्छा। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है जब मेरे पास स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि हम बहुत अरसे से एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे जो सिर्फ गर्ल्स के लिए हो, तो आपके पास आए हैं, यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, कोई जेंट्स की इंटरफेरेंस नहीं है, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, सिर्फ इस माहौल की कमी थी। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मतलब मैंने जैसे आपका काम देखा है, मुझे लगता है मैं तो कभी नहीं कर सकती, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। जो नए आने वाले हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, इतना मुश्किल काम देख के, क्या आप अगर विल रख रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो हर कोई कैलीग्राफी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाकी आर्ट की निस्बत आई बिलीव कि कैलीग्राफी में तो अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है, क्योंकि अगर आपको ये सोच भी आई है ना कि मैं कैलीग्राफी करूं, तो ये भी अल्लाह की ही तौफीक से आई है। बिल्कुल। तो जब आप सीखना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली वो थोड़ा लोअर स्टेप होता है, लेकिन आप कर लेते हैं, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। कुछ मैसेज देना चाहें देखने वालों को? मैसेज बस ये दूंगी कि आप पॉजिटिविटी का जो साथ है उसको हमेशा थाम के रखें, और जैसे आप पॉजिटिव रहेंगे आपके काम में उतना ही अच्छा जो है इन्फ्लुएंस आएगा, उतने अच्छे कलर्स आएंगे
और उतनी ही अच्छी, जिसे कहते हैं कि एक चीज़ आप प्रोड्यूस कर सकेंगे। अच्छा काम आपके, अच्छी सोच जो है वो आपके काम में भी निखार ले आएगी। थैंक यू सो मच पाकीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी है, काम तो आपका माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग को आप बहुत ज़्यादा लेके चल रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और वक्त की अहम ज़रूरत है। आपको अच्छी चीज़ें खुद ब खुद नज़र आना शुरू होती हैं जब आप अच्छा सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको बताते हैं जी शहर के रमज़ान बाज़ारों की क्या सूरत हाल है। सस्ती अशिया की फराहमी के लिए लोग जो आ रहे हैं, आया उनको सस्ती अशिया मिल भी रही हैं या नहीं? फरहान वहाँ पे मौजूद हैं। ओवर टू यू फरहान। आज बिल्कुल इस वक्त इबादत कॉलोनी रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और आज जिस तरह दीगर स्टॉल्स होते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पर लगे गए हैं। ख़ासतौर पर जो चीनी का स्टॉल है वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा देखने में आया। दीगर क्वालिटी क्या है, सब्ज़ी सस्ती मिल रही है नहीं? शहरी मेरे साथ मौजूद, आप बताइएगा सस्ती सब्ज़ी मिल रही है? जी, यहाँ से मैंने आलू लिए हैं, आलू मिले हैं 33 रुपये, बाहर से मिलते हैं 65-70 रुपये। सब्ज़ी में रिलीफ भी है, लेकिन चीनी में लंबी कतारें लगी हुई है, घंटा घंटा खड़े होकर लेनी पड़ती है, इस वजह थोड़ी सी परेशानी है चीनी में। अच्छा, जो यहाँ सामान मिल रहा है सब्ज़ी, क्वालिटी कैसी है उसकी? सही है, क्वालिटी बेहतर है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो बाहर है, जो छांट के लगाई होती है ना, वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन दरमियान में मिक्स है, सब कुछ मिक्स है बीच में। मुतमईन है आप? जी हम मुतमईन हैं। शहरी मुतमईन है। यहाँ पर रेट लिस्ट भी अवेजा की गई है जिसमें आलू 33 रुपये, जबकि जो प्याज है 17 रुपये है, लहसन जो चाइना वाला 120 रुपये, इसी तरह दीगर जो सब्ज़ी है उसका रेट यहाँ पर अवेजा किया गया। उसी रेट के ऊपर यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ हैं, जो फ्रूट है, वो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं और जा रहे हैं। सिर्फ चीनी के स्टॉल्स के ऊपर शहरी का कहना है कि लाइन ज़रूर लगी हुई है, बाकी दीगर और जो सब्ज़ी हैं वो बाज़ार से सस्ते ज़रूर मिल रही हैं। चलें जी, शहरियों की जानिब से तसल्ली का इजहार किया गया है। सिर्फ चीनी की खरीदारी में मसाइल का सामना है, अलबत्ता बाकी चीज़ें रमज़ान बाज़ार में शहरी ये कह रहे हैं कि मार्केट से सस्ते रेट पर मिल रही हैं, तो रमज़ान बाज़ारों से लोग जो है वो चलें किसी हद तक फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ जी नाजरीन, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 83वां यौम वफ़ात मनाया जा रहा है और साथ ही साथ कुछ मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र एज सच तो तकरीबात का इनेकाद नहीं किया जा रहा। कोरोना SOPs के मुताबिक सरकारी और गैर सरकारी सतह पर जो है वो तकरीबात मुनक्किद भी की जा रही हैं और शायर मशरिक़ को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जी तो नाज़रीन, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात आज मनाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ज़रूर ये चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगी कि अल्लामा इकबाल की शायरी नौजवानों में आज भी उसी तरह से हर दिल अजीज़ है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक पैगाम छुपा है नौजवानों के लिए, उम्मीद छुपी है, फ़िक्र छुपा है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान आज भी अल्लामा इकबाल की शायरी को पसंद करते हैं। तो नौजवान जो है आज के दिन ख़ास तौर पर शायर मशरिक़ की जो शायरी है उसको पढ़ भी रहे हैं, उसको पसंद भी कर रहे हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।